हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ईओएम पैरा और ओएम पैरा दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि की ऑडिट मैटर क्या होता है जो हम एज पर एस 701 पढ़ते हैं। तो तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा यूज होता है और तीनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईओएम पैरा से, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। तो इस पैरा में जनरली वो मैटर्स आते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये मैटर्स इन द ऑडिटर्स जजमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजर्स फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ईओएम पैरा का क्या मतलब हुआ? वैसे मैटर्स जो कि ऑलरेडी अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये मैटर्स एज पर द ऑडिटर्स जजमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजर्स फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया यूएम पैरा। अब चलते हैं ओएम पैरा में, अदर मैटर पैरा। तो इसमें ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन मुद्दा इसमें भी वही है, पर्पस वही है कि ऑडिटर के हिसाब से ये यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? अदर मैटर में कि अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे मैटर है, और यहाँ पे यूजर का अंडरस्टैंडिंग किस चीज में है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑडिट रिपोर्ट। इन तीनों चीज को समझने के लिए ओएम पैरा होता है। ठीक है, अब चलते हैं यूएम पैरा में। इसमें क्या होता है? मैटर्स अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा, ये ऑडिटर के जजमेंट में इंपॉर्टेंट है टू यूजर्स फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंस है, एक ये और एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस चीज का अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, ये दो डिफरेंस है। अब चलते हैं 701 देखते हैं कि की ऑडिट मैटर क्या होता है। ये आ गए हम लोग 701 में। तो की ऑडिट मैटर क्या होता है? मैटर्स इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। ये ऐसे मैटर्स हैं जो कि ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। और दूसरा, की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। अब ड्यूरिंग द ऑडिट अगर ऑडिटर ने कुछ कम्युनिकेट किया है टीसीडब्ल्यूजी को, और उसने 4 5 6 चीजें कम्युनिकेट की हैं, लेट्स से उसमें से दो ऐसे पॉइंट है ना जो इन ऑडिटर्स जजमेंट काफी सिग्निफिकेंट है और वो यूजर्स को भी पता होना चाहिए, तो वो ऑडिटर कम्युनिकेट करता है। तो की ऑडिट मैटर में देखने वाली बात यह है कि इसमें कोई रेफरेंस नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है नहीं है, इट डजेंट मैटर। ये बात आता है यूएम में। यूएम में ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओएम पैरा में अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट की ऑडिट मैटर में वो सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वहीं पे बात हो जाती है, बात खत्म। वो प्रेजेंटेड है नहीं प्रेजेंटेड है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया लग गया होगा दोनों में, तीनों में डिफरेंस बेसिकली क्या। तो स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा क्या होता है? रिफर्स, पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होता है। रिफर्स टू मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट that in auditor's judgment is of importance to users fundamental understanding of financial statement. Okay, next. अब कोई कोई ऐसेज है जिसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि यूएम पैरा इंक्लूड होना ही चाहिए इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो ऐसेज दैट कंटेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिटर टू इंक्लूड यूएम पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। दीज सर्कमस्टांसेस इंक्लूड, अब क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जहां पे स्पेसिफिकली यूएम पैरा तो देना ही देना है। तो पहला, व्हेन एफआरएफ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन, लॉ रेगुलेशन बोलता है कि ये एफआरएफ है, इसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, वुड बी अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो एंटिटी का ऑडिटर कर रहा है ना, उस पर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही नहीं बैठ रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है, सही नहीं बैठ रहा है। लेकिन अब क्योंकि लॉ ने बोला है तो लगाना तो वही पड़ेगा, लॉ के तो ऊपर है नहीं ऑडिटर। तो when FRF prescribed by law regulation would be unacceptable, but for the fact
दैट इट इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन, बट क्योंकि वो लॉ एंड रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब है, इसलिए उस एफआरएफ को फॉलो किया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ईओएम पैरा में ये लिखना होगा कि यार since this is prescribed by law and regulation, that's why we are following it. But it seems not. It doesn't seems appropriate in the circumstance. Done. तो पहला यहाँ पे एज पर एस एस 210 यूएम पैरा में लिख देना होगा। सेकंड, टू अलर्ट यूजर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यूजर्स को अलर्ट, अब कोई मैनेजमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेसिफिकली बन रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि जनरल पर्पस के लिए। जो जनरल पर्पस के लिए बनता है वो सबके लिए होता है, यूजर्स के लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए होता है, इन्वेस्टर्स के लिए होता है, एवरीवन सबके लिए होता है। लेकिन स्पेशल पर्पस ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनता है, किसी स्पेशल लोग के लिए बनता है, किसी स्पेशल ग्रुप के लिए बनता है, वो इन जनरल सबके लिए नहीं बनता है, राइट। तो जितने भी यूजर्स है ना, उनको अलर्ट करने के लिए यूएम पैरा में लिख देना होता है कि भाई दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर स्पेशल पर्पस, दिस इज नॉट फॉर जनरल पर्पस, राइट। तो ये अलर्ट करने के लिए कि ये स्पेशल पर्पस है, ये यूएम पैरा में बता देना होता है। ओके। थर्ड, when facts become known to auditor after date of audit report and auditor provides a new or amended audit report, that is subsequent event। तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ चेंजेस आता है और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर दे देता है, तो यूएम पैरा ऐसे 560 ऐसे 560 में भी हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो 3 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जहां पे यूएम पैरा इंक्लूड होना चाहिए। तो पहला क्या है, एफआरएफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किया गया है बट वो अनएक्सेप्टेबल लग रहा है ऑडिटर को, या फिर वो अनएक्सेप्टेबल है इन द सर्कमस्टांस, लेकिन क्योंकि वो प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन है तो वैसे ही बनेगा, बट यूएम पैरा में इंक्लूड कर देना होगा। फिर अलर्ट करना होगा यूजर्स को, अगर वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो यूजर्स को अलर्ट कर देना होगा थ्रू यूएम पैरा। थर्ड, अगर कोई फैक्ट पता चलता है ऑडिटर को आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देने के बाद, अगर 560 याद है तो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देने के बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि या उसका ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो चेंज करे अनटिल कुछ ऐसा फैक्ट उसे पता चला कि अगर उसे वो बात पहले पता होती तो वो चेंज कर देता। 560 याद करना पड़ेगा इसके लिए। ऑडिटर का ऑब्लिगेशन कब तक रहता है, फ्रांच डेट ऑफ बैलेंस शीट दैट इज 31 मार्च से लेके ऑडिट रिपोर्ट के बीच में अगर कुछ बात पता चलती है तो फिर उसका ऑब्लिगेशन है उस ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना ही करना है, कोई दूसरा चारा नहीं है उसके पास। बट ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चला, ऑडिट रिपोर्ट उसने दे दिया, उसके बाद पता चला, तब उसने अगर अमेंड किया, अगर उसे लगा कि अमेंड करना चाहिए, उसके बाद फिर ऑप्शन आ जाता है उसके पास, अगर उसे लगा अमेंड करना चाहिए और उसने अमेंड कर दिया ऑडिट रिपोर्ट, तब वो यूएम पैरा में इंक्लूड करेगा। ऐसे 560 रिवाइज करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर मे कंसिडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड यूएम पैरा। अब यहाँ तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ तो करना ही करना है। अब कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑडिटर कंसिडर कर सकता है कि हाँ यहाँ पे सही लग रहा है या यहाँ पे जरूरत लग रहा है कि यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये इंक्लूड करना चाहिए ओएम पैरा। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, एंड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। ठीक है, कोई लेट्स से लॉसूट चल रहा है, ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आउटकम लॉसूट का अनसर्टेन है और उसमें क्या हो सकता है, सब्सटैंशियल फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपनी पे आ सकती है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा ऑडिटर, यूएम पैराग्राफ में लिख देगा कि वी वांट टू ड्रॉ अटेंशन in the notes in the financial statement which describe a pending lawsuit against the company. The company of the outcome of the lawsuit is uncertain, and if the company were to lose, it would have a material adverse effect on the financial position and results of operation of the company। ऐसा वो लिख देगा यूएम पैराग्राफ में। ठीक है, वो रेफरेंस दे देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस नोट में ये लॉसूट के बारे में लिखा है, क्योंकि यूएम पैरा में हमने देखा है कि जो भी मैटर इंक्लूडेड, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वही चीज यूएम पैरा में जाता है। तो डेफिनेटली अगर लॉ सूट वाला बात है तो किसी नोट्स में लिखा रहेगा, तो नोट्स का रेफरेंस दे देना है और बता देना है कि भाई लिटिगेशन है भयंकर और कुछ एडवर्स फाइनेंशियल पोजीशन में एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत सब्सटैंशियल फाइनेंशियल लायबिलिटी आ सकती है, ऐसा वो यूएम पैराग्राफ में लिख देगा। ओके,
Second, a significant subsequent event that occurs between date of financial statement and date of audit report. अब significant subsequent event हो गया, यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 31 मार्च एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. यहाँ पे जैसे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फैक्ट्स बिकम नोन कब, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ पता चला और ऑडिटर ने अमेंड कर दी ऑडिट रिपोर्ट को, तब यूएम पैरा में डालना ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, या डालना ही डालना है, कोई गुंजाइश नहीं है किसी और चीज की. यहाँ पे ऑडिटर कंसिडर कर सकता है डालना है या नहीं डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट हो रहा है, सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट हो रहा है जो कि अकर हो रहा है बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, 31 मार्च के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले कुछ सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ है, तो ऑडिटर कंसिडर कर सकता है कि ईओएम पैराग्राफ में बता दे. अगर सिर्फ सब्सीक्वेंट इवेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ऑडिटर चाहे तो छोड़ भी सकता है. ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे. यहाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फैक्ट पता चलता है कब, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गया उसके बाद पता चल रहा है. ठीक है, एंड ऑडिटर प्रोवाइड्स अ न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिटर नया या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देता है. तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, सिग्निफिकेंट हो ना हो इट डजेंट मैटर, देना है, यूएम पैराग्राफ में इंक्लूड करना है. इस केस में क्या है, सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट है जो कि 31 मार्च के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले पता चला है, तो वो उसे चाहे तो इंक्लूड कर सकता है. ठीक है. थर्ड, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है नया नया और उसका अर्ली एप्लीकेशन हो गया है. ठीक है, मतलब टाइम से पहले अप्लाई कर दिया, जिसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ईओएम पैरा में कन्वे कर देगा ऑडिटर टू द यूजर्स. फोर्थ, अ मेजर कैटास्ट्रॉफ दैट हैज हैड और कंटिन्यू टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन. और कुछ मेजर कैटास्ट्रॉफ आ गया है जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पर. तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे ऑडिटर कंसिडर कर सकता है, अगर उसे लगे तो वो इंक्लूड कर सकता है यूएम पैरा में. पहला क्या, एक्सेप्शनल लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन, उसका अनसर्टिनिटी. सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि अकर हुआ है बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका मटेरियल इफेक्ट है, और मेजर कैटास्ट्रॉफ दैट हैज हैड और कंटिन्यू टू हैव significant effect on entity's financial position. Okay. अब नेक्स्ट, अब जब ऑडिटर इंक्लूड करता है यूएम पैरा ऑडिट रिपोर्ट में, तो ऑडिटर क्या करेगा, ये एक सेपरेट सेक्शन होगा ऑडिट रिपोर्ट में विद अप्रोप्रिएट हेडिंग यूएम पैरा. तो जैसे हम लोग ओपिनियन देते हैं, बेसिस ऑफ ओपिनियन रहता है, गोइंग कंसर्न का एक पैराग्राफ आता है, की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ आता है, वैसे ही इसका एक सेपरेट सेक्शन रहेगा जिसका हेडिंग साफ साफ लिखा रहेगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर. ओके. सेकेंड, क्लियर रेफरेंस टू मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड. क्लियर रेफरेंस, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं है, प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड है या डिस्क्लोज्ड है, तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा. यूएम पैरा खुलेआम ऐसा आप कुछ भी नहीं लिख सकते, रेफरेंस देना पड़ेगा. इस यहाँ से रेफरेंस लेकर के मैं लिख रहा हूँ और क्या कन्वे करना चाह रहा वो बता देगा. क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड टू वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स दैट फुल्ली डिस्क्राइब द मैटर कैन बी फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कहाँ पे मिलेगा, ये प्रॉपर रेफरेंस दे दो. The para shall refer only to information presented or disclosed in financial statement. ठीक है, जो भी, क्योंकि यूएम पैरा में वही मैटर आता है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसलिए प्रॉपर रेफरेंस, क्लियर रेफरेंस दे देना है. थर्ड, इंडिकेट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर एम्फसाइज. ये भी बता देना है कि जो मैं बता रहा हूँ इसकी वजह से कोई मॉडिफिकेशन नहीं है. ठीक है, ये क्लियर कट बता देना है. तो क्या टॉपिक हमने पढ़ा कि कहाँ पे इंक्लूड होगा, अगर ऑडिटर ने इंक्लूड किया यूएम पैरा, तो ऑडिटर क्या क्या और करेगा, एक सेपरेट सेक्शन में लिखेगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हेडिंग रहेगा और सेपरेट सेक्शन रहेगा. जो भी मैटर एम्फसाइज हो रहा है उसका क्लियर रेफरेंस रहेगा कि कहाँ पे वो प्रेजेंटेड है या फिर कहाँ पे वो डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर रेफरेंस रहेगा. और इंडिकेट करेगा कि ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर एम्फसाइज्ड. ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया कि कहाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कहाँ सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे ऑडिटर कंसिडर कर सकता है कि वो इंक्लूड कर दे यूएम पैरा, फिर अगर इंक्लूड कर दिया फिर क्या क्या होगा. अब नेक्स्ट नोट क्या है, यूएम पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ की ऑडिट मैटर. अगर कोई ऑडिटर को ऐसा मैटर लगता है जो सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन हिज जजमेंट, तो वो की ऑडिट मैटर में लिखेगा. की ऑडिट मैटर से ऊपर नहीं है यूएम पैरा. अगर कुछ उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट लगा तो की ऑडिट मैटर में लिखेगा, ना कि यूएम पैरा में लिखेगा. ओके. अब लास्ट में आता है लास्ट टॉपिक इसका,
अदर मैटर पैराग्राफ, डिफरेंस समझ में आ ही गया है कि पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट है, रेफर टू मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलेवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किस चीज का मिलता है? ऑडिट का, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का या ऑडिट रिपोर्ट का। द ऑडिटर शैल इंक्लूड ओएम पैरा इन ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइडेड, इंक्लूड करेगा प्रोवाइडेड, एक्सेप्शन क्या है? नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है ऑडिट अदर मैटर इंक्लूड करने से तो नहीं करेगा। और दूसरा, व्हेन 701 अप्लाइज मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर, मतलब अगर 701 मतलब की ऑडिट मैटर अगर अप्लाई होता है तब ऑडिट मैटर अदर मैटर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि की ऑडिट मैटर इन सबसे ऊपर है, ठीक है? ईओएम से भी ऊपर है, ओएम से भी ऊपर है। अगर 701 लग गया, की ऑडिट मैटर लग गया, तो उसमें ही सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, in respect of audit of BDS Limited, the statutory auditor of the company noticed some matters. The statutory auditor wants to draw the user's attention towards such matter. Though his opinion is not modified in respect of such matters, draft the relevant paragraphs in the audit report for the following matters. Okay, उसे कुछ मैटर मिला ऑडिटर को, वो यूजर के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए वो ओपिनियन देना, वो मैटर प्रेजेंट करना चाहता है, उसका ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, तो क्या क्या मैटर? द कंपनी हैज अ प्लान टू रिज्यूम इट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ओके, द एक्टिविटी ऑफ सच पावर प्लांट was suspended in financial year 18-19. Financial year 18-19 में suspend हो गया था ये construction. The thermal power project comprises of the plant and equipment amounting to 5.95 crores and capital work in progress of 14.5 crores. तो अब क्या करेंगे? इसमें ये presented है in the financial statement, तो EOM पैरा में जाएंगे। EOM पैरा में क्या लिखते हैं? We draw attention to the following notes to the standalone financial statement. यहाँ पे क्या हुआ? रेफरेंस दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रेफरेंस दिया गया टू अ नोट इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Note 27 regarding the plan of the company to resume construction or development activities of a thermal power project. The carrying amount related to the project 31st March 23 comprises of plant and equipment of 5.95 crores and capital work in progress of 147.5 crores. ये सब तो कहानी है जो क्वेश्चन से निकालना है। मेन मुद्दा ये फर्स्ट लाइन है जहाँ पे रेफरेंस दिया गया, और दूसरा, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये दो लाइन लिखना है, बीच में मुद्दा कहानी रहेगा जो क्वेश्चन है। सेकंड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 5 ब्रांचेस आर इंक्लूडेड इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट of BDS Limited, whose financial statements reflect total assets of 90 crore. ठीक है, फाइनेंशियल एसेट स्टेटमेंट टोटल एसेट्स कितना दिखा रहा है? 90 crores as on 31st March 23, and total revenue from operations 40 crores. Okay, revenue कितना? 40 crore for the year ended on that date. The financial statement of these branches have not been audited by the branch auditor. अब branch auditor ने, sorry, of these branches have been audited by the branch auditor, मतलब इसका ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर ने नहीं किया, ब्रांच ऑडिटर ने किया है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा? अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देगा कि ये जो पोर्शन है जिसका टोटल एसेट 90 करोड़ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 40 करोड़ है, इसका ऑडिट मैंने नहीं किया है, इसका ऑडिट ब्रांच ऑडिटर ने किया है, तो अदर मैटर में आएगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये वाला चीज तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना ही प्रेजेंटेड है ना डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 5 ब्रांचेस इंक्लूडेड इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 ब्रांचेस का ऑडिट नहीं किया है, फिर इसमें फिर यही कहानी, और लास्ट में मुद्दे वाली बात, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो ये लाइन लिखना है। इंफरेंस ऑफ मैटर पैराग्राफ है तो रेफरेंस देना है, और अगर अदर मैटर पैराग्राफ है तो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस दे ही नहीं सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड ही नहीं है वो। Next, Beta Limited is a company registered with SEBI having 5 subsidiaries. Mrs. XYZ chartered accountants have been appointed as statutory auditor for the audit of consolidated financial statement for the year ended 31st March 23. ठीक है, कोई कंपनी है बीटा लिमिटेड, उसका 5 subsidiaries है। Out of 5 subsidiaries, the audit of one subsidiary was conducted by another auditor. ठीक है, 5 में से एक कोई दूसरा ऑडिटर ने ऑडिट किया था 5 सब्सिडियरीज में एक को। मिसेस बदनाम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छा ठीक है, इसने ऑडिट किया था
द ओपिनियन पैरा, यहाँ यूएम ओएम पैरा की बात करें, ओपिनियन पैरा ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फर्निश्ड बाय मिसेस XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज गिवन बिलो। ओपिनियन में क्या क्या लिख दिया उसने? इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू except the financial statement of one subsidiary whose accounts were audited by Mrs. Badnam and Company, chartered accountants, and about the same, we are not in a position to express our opinion as the audit has not been performed by us। तो अब इसने क्या किया, ओपिनियन सेक्शन में ही बता दिया कि एक सब्सिडरी का ऑडिट किसी दूसरे ने किया है, बदनाम एंड कंपनी ने किया है। ऐसा गलत है, ये करना कहाँ पड़ेगा? ओएम पैराग्राफ में। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, ब्रांच ऑडिट किसी और ने किया तो हमने ओएम पैराग्राफ में उसे लिखा था, ना कि ओपिनियन में। इस केस में भी एक सब्सिडरी का ऑडिट किसी और ने किया है तो वो ओएम पैराग्राफ में जाएगा। ओके, तो has not been audited, has not been performed by us. In the case of consolidated balance sheet of the state of affairs of the company as on March 31st, तो बैलेंस शीट का उसने बता दिया। और in case of consolidated profit and loss of the profit and loss for the year ended on that date, do you find any deficiencies in the opinion paragraph? If yes, you are required to give your suggestions and redraft the opinion paragraph। तो पहला deficiency तो हमने डिस्कस कर लिया कि out of the opinion para contains the following deficiencies. Out of 5 subsidiaries, the audit of one subsidiary was conducted by another auditor, Mrs. Badnam and Company. इसको कहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए? एक्चुअली नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन अदर मैटर पैराग्राफ। ओके, दूसरा, इसने ओपिनियन दिया है रिगार्डिंग बैलेंस शीट और ओपिनियन दिया है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो कहाँ गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना। तो ओपिनियन रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज नॉट बीन कवर्ड, तो ये भी एक डिफिशियंसी है। अब क्योंकि इसे ओपिनियन पैराग्राफ में जाना चाहिए, तो ओपिनियन पैराग्राफ कैसे हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, और ओपिनियन पैराग्राफ को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। अदर मैटर को नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपिनियन पैराग्राफ में रीड्राफ्ट करके ये वाला पोर्शन हटा देंगे कि किसी और ने ऑडिट किया है एक सब्सिडरी को, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और एक कैश फ्लो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या करता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L, तो ये ऐड कर दिया जाएगा और ये वाला पॉइंट हटा दिया जाएगा कि सब्सिडरी का ऑडिट किसी और ने किया है। अब ये अदर मैटर पैराग्राफ में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में बस ये ध्यान रखना, आवर ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, और फर्स्ट लाइन में कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अदर मैटर पैरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी लिमिटेड, अ दिल्ली बेस्ड कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 25 करोड़। अच्छा, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, 25 करोड़ का टर्नओवर है, हैज अ ब्रांच एट यूएसए हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 लाख। ब्रांच है उसका यूएसए में जिसका टर्नओवर सिर्फ 10 लाख है, as converted from US dollar. The area where the branch office is located in USA was severely affected by storms and the office along with accounting record was completely destroyed। ठीक है, यूएस में आ गया storm और accounting records पूरा destroy हो गया। Due to unavailability of records, the financial statements of D Limited for the financial year 22-23 did not include the figures pertaining to the said branch। Obviously, record destroy हो गया तो कोई भी figures included नहीं था उस branch के लिए। As a statutory auditor of D Limited, how will you report on the same? तो अब सबसे पहले तो इसमें बताया कि ऐसे 200 में क्या करना होता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो, जिससे वो thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements prepared in all material respect in accordance with applicable FRF। ठीक है, ये 200 का पूरा कहानी बता दिया। In all cases when reasonable assurance cannot be obtained, अगर reasonable assurance नहीं मिल पा रहा है, and a qualified opinion in the auditor's report is insufficient, सिर्फ qualified देना insufficient है, सिर्फ misstatement material नहीं है, pervasive भी है, तो उस केस में क्या होगा, the essay requires the auditor to disclaim an opinion or withdraw from the engagement। ऐसे 705 में पढ़ा था हमने, सिर्फ material but not pervasive तो qualify कर देंगे। अगर ये sufficient नहीं, qualification of report sufficient नहीं है, क्योंकि वो जो मिसस्टेटमेंट, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, अगर ऑडिट एविडेंस, रीजनेबल एश्योरेंस उसे नहीं मिल पाया, ऑडिट एविडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाया ऑडिटर को, उसका जो पॉसिबल चांसेस मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल प्लस परवेसिव है, तो सिर्फ क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा और डिस्क्लेम करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि दिल्ली बेस्ड जो कंपनी है उसका टर्नओवर 25 करोड़ है, यूएस बेस्ड कंपनी जो है उसका टर्नओवर सिर्फ 10 लाख है, 25 करोड़ 10 लाख, तो क्या ये परवेसिव लगता है क्या? नहीं, ये मटेरियल डेफिनेटली है। तो इस केस में क्या करेगा ऑडिटर, एक क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। तो आगे देखते हैं क्या करना है।
अब इन द प्रेजेंट केस ने कहानी बता दिया, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वही कहानी लिख दिया इसने। फिर इन द प्रेजेंट सिचुएशन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, कंपनी को एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना रहेगा इन द नोट्स टू अकाउंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्क्लोजर मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड यूएम पैरा। अगर मैनेजमेंट ने नोट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दिया है कि स्टॉर्म के वजह से एक कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम वो नहीं दे सकते, वो नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कम से कम नोट्स टू अकाउंट में तो लिख दिया। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको यूएम पैरा में इंक्लूड कर देगा। ओके, लेकिन अगर कोई डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर क्वालिफाई कर देगा रिपोर्ट को। क्वालिफाई क्यों करेगा, क्योंकि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उसका टर्नओवर 25 करोड़ है और यहाँ पे जो उसका ब्रांच है उसका सिर्फ 10 लाख है, इसलिए सिर्फ क्या करेगा, कहाँ पता है, हाँ, auditor needs to qualify the audit report as turnover of the branch is only 10 lakh, which does not seem to be pervasive effect on the total turnover of the company in company's 25 crores. Okay, यहाँ पे मैंने एक समराइज कर दिया कि अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस ईओएम पैरा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे और ईओएम पैरा में लिख देंगे कि स्टॉर्म कैसे प्रॉब्लम हुआ। अगर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं है, नो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, तो मॉडिफाई करेंगे, सीधा यहाँ पे क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई तो इस आंसर के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में क्या, क्वालिफाई करेंगे अगर मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, और डिस्क्लेमर देंगे इफ बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। डन, क्लियर, नेक्स्ट चलता है। Enumerate certain important matters which can be included in emphasis of matter paragraph in auditor's report। अब हमने देखा था कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है ईओएम पैरा में डालने का, और दूसरा हमने देखा था कि ऑडिटर कहाँ कंसिडर कर सकता है ईओएम पैरा में इंक्लूड करने का मैटर। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमने देखा था कि एफआरएफ प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रेगुलेशन अनएक्सेप्टेबल है, बट फॉर द फैक्ट दैट इट इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रेगुलेशन यूएम पैराग्राफ में लिखा रहेगा। दूसरा, अलर्ट करने के लिए यूजर्स को कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हुआ इन अकॉर्डेंस विद अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल ग्रुप के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, जनरल पर्पस नहीं है, ये अलर्ट कर देगा यूजर्स को। और थर्ड, व्हेन फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बहुत डिस्कशन किया हमने इस पर, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स प्रोवाइड न्यू और अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, subsequent event। अब matters which can be included in UM paragraph in auditor's report may be listed below। यहाँ पे क्या था, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे ऑडिटर कंसल्ट करेगा तो डाल सकता है। कोई भी एक्सेप्शनल लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन हुआ है और उसके रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी की फ्यूचर आउटकम क्या होगा वो इंक्लूड कर सकता है। कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट पता चला, कब कब कब, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट पता चला तो ऑडिटर चाहे तो ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकता है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या था कि ऑडिटर को कुछ पता चला आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, इसमें ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले बट 31 मार्च के बाद, दोनों सब्सिक्वेंट इवेंट की बात है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑडिटर का चॉइस है या फिर ऑडिटर का जजमेंट है। थर्ड, अर्ली एप्लीकेशन वेयर परमिटेड ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर परमिट हो गया उसका अर्ली एप्लीकेशन दैट हैज अ परवेसिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडवांस ऑफ इट्स इफेक्टिव डेट। ठीक है, इफेक्टिव डेट से पहले ही उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके। और लास्ट, अ मेजर कैटास्ट्रॉफ that has had or continues to have a significant effect on the entity's financial position। Done, चलते हैं next question पर। AKB Associates, a renowned audit firm in the field of CA practice for past 2 decades. The firm was appointed to conduct statutory audit of Rika Limited, an unlisted company। ठीक है, Rika Limited का अपॉइंट हुआ ऑडिट करने को AKB Associates, okay, which is engaged in the business of paper manufacturing. It decided to commence the audit for the recently concluded financial year. Once after making significant progress in the audit, the auditor made the following observations। पहला observation क्या है, the management had disclosed in the financials that during the year, one of the warehouse of the company was affected due to major floods। तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर रखा है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक वेयर हाउस में काफी भारी फ्लड आया था। As a result of the same, the company had incurred some losses, but the management was of the view that it
वॉज नॉट मटेरियल, मैनेजमेंट को लगा मटेरियल नहीं है, बट उसने एक भला काम कर दिया कि उसने डिस्क्लोज कर दिया। अब डिस्क्लोज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ईओएम पैरा चला जाएगा। अगर वो मटेरियल होता तो शायद ऑडिटर उसे की ऑडिट मैटर भी मान सकता था, बट अभी ये क्योंकि इसने लिखा हुआ कि इट्स नॉट मटेरियल एंड इट इज डिस्क्लोज, तो वो यूएम पैरा इंक्लूड करेगा। तो यहाँ लिख देंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, जो कहानी है वही लिख देना है, रिलेवेंट प्रोविजन लिख देना है, एस 706 का रेफरेंस देना है, और फिर बताना है कि यूएम पैरा का क्या मतलब होता है। कोई ऐसा मैटर जो कि डिस्क्लोज हो इन द फाइनेंशियल्स और ऑडिटर जज के जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो फॉर द फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स। मेन मुद्दा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्लड व्हिच अफेक्टेड द कंपनीज वेयरहाउस अंडर ईओएम पैराग्राफ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये डिस्क्लोज्ड है। नेक्स्ट, due to flood, few records maintained by the company with respect to particular transaction was completely destroyed. कुछ completely destroy हो गया, and there was no duplicate record maintained by the company. कोई duplicate record भी maintain नहीं हुआ था company by company. However, those details were not pervasive but material. वो pervasive नहीं था but material था। अब इसका कहीं पे disclosure नहीं दिया गया और इनफैक्ट खो ही गया सब कुछ और कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा अपने ओपिनियन को। ठीक है, in the given situation, on account of flood, few records pertaining to particular transaction was completely destroyed, and in the absence of duplicate record, auditor was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence, and those details were material but not pervasive. In accordance with SS 705, the auditor is required to issue qualified opinion. इससे पहले facts of the case और provision 705 का भी लिख देना है, खत्म। Further, where should the placement of key audit matter section in सेक्शन बी इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट? अब यहाँ पे कहाँ चलेगा हम लोग, 701 में की ऑडिट मैटर कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। तो याद करते हैं 700 को, याद करते हैं 700 में क्या होता था, सबसे पहले होता था टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर ओपिनियन, फिर आता था बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर आता था अपना गोइंग कंसर्न वेर एवर एप्लीकेबल, फिर आता था की ऑडिट मैटर, राइट। तो अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तब तो वो बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे होता है, ठीक है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न का मैटर है तो गोइंग कंसर्न के बाद आता है की ऑडिट मैटर, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जनरली की ऑडिट मैटर सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ एंड बिफोर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। ठीक है, तो ये तो है कि बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे होता है बट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर होता है, पहले होता है, बिफोर। In case material uncertainty relating to going concern section is required as per SA 570, अगर going concern वाला requirement है as per SA 570 तो की ऑडिट मैटर सेक्शन कहाँ पे प्लेस होता है, आफ्टर दैट सेक्शन, आफ्टर द गोइंग कंसर्न सेक्शन की ऑडिट मैटर प्लेस होता है। फर्दर, रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर सेक्शन SA 706, emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor's report provide as under. When a key audit matter section is presented in the auditor's report, an emphasis of matter paragraph may be presented either directly before or after key audit matter. चाहे तो वो key audit matter से पहले उसे कर सकता है या बाद में कर सकता है, choice है, based on auditor judgment as to the relative significance of the information included in the emphasis of matter paragraph. अब नेक्स्ट, द ऑडिटर मे ऑल्सो एड फर्दर कॉन्टेक्स्ट। फर्दर कॉन्टेक्स्ट भी ईओएम पैराग्राफ के साथ जोड़ सकते हैं, क्या, टू द हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर सच एज एम्फेसिस ऑफ मैटर सब्सीक्वेंट इवेंट। सब्सीक्वेंट इवेंट वाला कुछ बात पता चला, उसके रिगार्डिंग ईओएम पैराग्राफ इंक्लूड हो रहा है, तो साथ में लिख देना चाहिए एम्फेसिस ऑफ मैटर सब्सीक्वेंट इवेंट टू डिफरेंशिएट द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ फ्रॉम द इंडिविजुअल मैटर डिस्क्राइब्ड इन द की ऑडिट मैटर। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर सके जो इंडिविजुअल मैटर्स की ऑडिट मैटर में लिखा हुआ है ना, उससे अलग है कि ईओएम पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट बुक्स लिमिटेड इज engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients due to change in law and regulation. Every company engaged in manufacturing of active pharmaceutical ingredients would now require production capacity license, which will restrict the production of companies. ठीक है, प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइसेंस लेना होगा, ये नया लॉ और रेगुलेशन है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी असेस द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन लॉ over the financial position of the company and appropriately disclose the same in the financial statement.
डिस्क्लोज कर दिया उसने appropriately, बहुत बढ़िया. Audit team of the company evaluated management's disclosure and found it appropriate and sufficient. ठीक है. Audit team of the company evaluated management's disclosure and found it appropriate and sufficient. However, considering the said matter as most important and fundamental to users' understanding regarding financial statement, the audit team decided to disclose the same in other matter paragraph. अच्छा, ये other matter paragraph क्यों होगा भाई? जब उसने properly disclose कर दिया, क्या करके मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर हो चुका है, तब अदर मैटर पैराग्राफ का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अदर मैटर पैराग्राफ किससे डील करता है? अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन दोज. लेकिन यूएम मैटर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ देना गलत है, यूएम पैरा देना चाहिए ऑडिटर को. You as an engagement partner are required to guide the audit team with respect to reporting of the said matter in audit report. तो यहाँ पे ऑडिटर शैल, पूरा नहीं पढ़ रहा मैं, ऑडिटर शैल इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइडेड. फिर ठीक है, यूएम पैराग्राफ तो इंक्लूड करना है, ओके, लेकिन कुछ कंडीशन में भी है. ऑडिटर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन. उस केस के लिए मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए इन अकॉर्डिंग 705 एज रिजल्ट ऑफ द मैटर. उस मैटर के हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए. अगर मॉडिफाई की हो तो भाई ओपिनियन में लिखो और बेसिस ऑफ ओपिनियन में लिख दो कि मॉडिफाई किया, यहाँ नहीं. और सेकंड, व्हेन 701 अप्लाइज, मतलब की ऑडिट मैटर, हमने पढ़ा था नोट में कि यूएम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ की ऑडिट मैटर. तो जहां पे 701 अप्लाई हो जाता है, द मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. इन द प्रेजेंट केस में वही कहानी. Audit team of the difficult books limited evaluated management disclosure and found it appropriate and sufficient. ठीक है. However, considering the said matter as most important and fundamental to users' understanding regarding financial statement, the audit team decided to disclose the same. ठीक है, कहानी एक क्वेश्चन का. Conclusion: as the matter discussed is already disclosed and presented appropriately in the financial statement, and is of such importance that the fundamental to the user's understanding of the financial statement is required to disclose under UM paragraph. मतलब क्योंकि ये डिस्क्लोज और प्रेजेंटेड है अप्रोप्रिएटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए ऑडिटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना चाहिए. देयरफॉर डिसीजन ऑफ द ऑडिट टीम टू डिस्क्लोज द सेम इन अदर मैटर पैराग्राफ इज नॉट इन ऑर्डर. इट शुड बी डिस्क्लोज इन यूएम पैराग्राफ. खत्म. फिर डन विद 701. मिलते हैं अब हम लोग लास्ट टू essays of this series, 710 and 720. Okay then, bye bye, tada.